आज हम शिक्षण अधिगम टॉपिक के तहत और प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या पहली, स्मृति स्तर के शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है। हमारे सामने सवाल है कि शिक्षण कार्य करवाने के दौरान स्तर के आधार पर शिक्षण के प्रकार होते हैं, उसमें से अपने पढ़ा था कि स्मृति स्तर भी एक प्रकार है शिक्षण का। स्मृति स्तर के शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है, इसके अंदर हमारा उत्तर कौन सा होता है आप करने का प्रयास कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं अपन। सबसे पहला ऑप्शन जो क्या कहता है कि मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, इसके अंदर ये हो जाएगा आपका, ये तो उद्देश्य है। स्मृति स्तर के शिक्षण का ये एक उद्देश्य माना जाता है, क्योंकि स्मृति स्तर के अंदर सीधे सीधे तथ्यों को याद किया जाता है, उन्हें रटा जाता है, इसलिए मानसिक पक्षों का इसमें प्रशिक्षण होता है। दूसरा ऑप्शन है तथ्यों का ज्ञान देना। तथ्य जो स्मृति स्तर के अंदर जो तथ्य समझाए जाते हैं शिक्षण के दौरान, उसके अंदर तथ्यों का ज्ञान सीधा सीधा दिया जाता है। तीसरा है अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना एवं विचारों को समझना। साथियों, स्मृति स्तर पर समझना आता नहीं है, ये आपके आता है अवबोध स्तर पर। आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं कि विचारों को समझना है वो अवबोध स्तर पर आता है, इसलिए आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा 3। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, ज्ञान का पुनर्स्मृति तथा पुनः प्रस्तुतिकरण। जो तथ्य आपने रटे हैं सीधे सीधे उनको आप याद कर सकते हो और बोलने पर वापस उन तथ्यों को प्रकट कर सकते हो। बिल्कुल, ये भी आपका स्मृति स्तर का ही भाग माना जाता है। तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 3। साथियों, हमने शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया देखी थी और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के अंदर हमने देखा था कि शिक्षण को 2 आधारों पर अलग अलग प्रकारों के अंदर बांटा गया था। सबसे पहले हमने देखा था कि उद्देश्य के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार के थे। उद्देश्य के आधार पर अपने शिक्षण कितने प्रकार के देखे थे? 3 प्रकार के, भावात्मक, क्रियात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण, और एक देखा था हमने संज्ञानात्मक शिक्षण। और संज्ञानात्मक शिक्षण देखे थे, ये तो थे आपके उद्देश्य के आधार पर शिक्षण देखे थे हमने। और एक देखे थे अपने स्तर के आधार पर शिक्षण। इसके थे 3 प्रकार। सबसे निचले स्तर जो आधार प्रदान करता है ऊपर वाले दोनों को, वो था स्मृति स्तर। उसके बाद हमने देखा था अवबोध स्तर, और उसके बाद हमने देखा था चिंतन स्तर। ये 3 स्तर हमने देखे थे स्तर के आधार पर शिक्षण के प्रकारों के अंतर्गत। और यहाँ पर यह सवाल पूछा है कि स्मृति स्तर पर शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है। स्मृति स्तर के अंदर विचारों की प्रधानता नहीं होती है, विचारहीन होते हैं, अर्थात सीधे सीधे तथ्यों को रटा जाता है। जैसे कोई आप नियम याद कर लो या किसी भी प्रकार का कोई सूत्र याद कर लो, हिंदी के अंदर व्याकरण के अंदर जैसे लोकोक्ति, मुहावरे, ये सारे के सारे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द जिनके अंदर रटना होता है, वो सारे के सारे स्मृति स्तर के माने जाते हैं। तो यहाँ पर इसने कहा कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा। अवबोध के अंदर चीज़ों को समझना, अर्थ को समझना को प्रधानता दी जाती है। चिंतन स्तर के अंदर इससे भी ऊपर वाला भाग चिंतन की अधिक प्रधानता होती है या चिंतन अधिक होता है। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर हो जाएगा विचारों को समझना, क्योंकि ये अवबोध स्तर का है। साथ इसके बारे में मैंने और भी आपको बताया था कि स्मृति स्तर जो था वो हमारे हर्बर्ट महोदय ने दिया था ये संप्रति, और अवबोध स्तर जो है वो मॉरिसन महोदय ने दिया था, और हंट महोदय ने चिंतन स्तर की बात की गई। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो अगला सवाल हम देखेंगे यहाँ पे,
अगला सवाल जो आपके सामने है वो सवाल है, निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। और इसके अंदर आपको ऑप्शन दे रखा है बोध स्तर, प्रदर्शन स्तर, स्मृति स्तर और चिंतन स्तर। साथियों, पिछले सवाल के अंदर ही हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि शिक्षण उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार थे और स्तर के आधार पर भी शिक्षण के 3 प्रकार थे। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। और हमने ये भी पढ़ा था कि स्मृति स्तर जो था वो हर्बर्ट ने दिया था, बोध स्तर या अवबोध स्तर जो था वो हमने पढ़ा था मॉरिसन ने दिया था, और चिंतन स्तर जिसके अंदर चिंतन की प्रधानता होती है वो हंट महोदय ने दिया था। इसके अंदर विचार होते नहीं है, विचारहीन रटना, ये इसके अंदर प्रक्रियाएं होती हैं। सॉरी, ये यहाँ पर नहीं होगा, विचारहीन नहीं होगा, इसमें हो जाएगा मध्यम स्तर का विचार, मध्यम विचार। विचारों की प्रधानता नहीं होती है लेकिन थोड़ा बहुत विचार होता है। और ये जो है स्मृति स्तर जो हर्बर्ट महोदय ने दिया था, इसके अंदर विचारों का लेना देना नहीं होता है, वस्तुओं को रटा जाता। और चिंतन स्तर के अंदर आपने देखा था विचारों की प्रधानता, विचारों की प्रधानता। ये सवाल आपको समझ में आया हुआ है, तो इसके अंदर संपूर्ण का उत्तर हो जाएगा प्रदर्शन स्तर, क्योंकि स्तर के आधार पर ऐसा कोई प्रकार नहीं है। अगला सवाल करेंगे हम, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल करते हैं साथियों। अगला सवाल आपके सामने है ये, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का चर नहीं है? शिक्षण का चर नहीं है। इसके अंदर ऑप्शन ए दे रखा है शिक्षक, 2 दे रखा है माता पिता, ऑप्शन 3 के अंदर है आपकी पाठ्यचर्या और ऑप्शन 4 के अंदर है विद्यार्थी। तो आपके हिसाब से इसका उत्तर क्या होना चाहिए कि शिक्षण का चर नहीं है इन तीनों में से? क्या लगता है आपको? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसका उत्तर हो जाएगा माता पिता। साथियों, शिक्षण की प्रक्रिया को या तो कोई प्रभावित करे या शिक्षण की प्रक्रिया की वजह से कोई प्रभावित हो, ऐसे घटक जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करे या शिक्षण प्रक्रिया की वजह से प्रभावित हो, उनको हम बोलेंगे शिक्षण के चर। अपने देखा था कि शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत आपके 3 चर होते हैं। सबसे पहला शिक्षक को स्वतंत्र चर कहा जाता है, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था छात्र, इसको आश्रित चर कहा जाता है क्योंकि ये शिक्षक के ऊपर आश्रित होता है। और इसके बाद हमने देखा था पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम को हमने कहा था मध्य चर या अंतक्रिया चर। पाठ्यक्रम को मध्य चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शिक्षक और छात्र के मध्य अंतक्रिया करना या पुल के रूप में ये कार्य करता है। तो शिक्षण के चर के अंदर आपके ये 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपना के शिक्षक स्वतंत्र चर प्रथम चर, विद्यार्थी आश्रित चर द्वितीय चर, पाठ्यचर्या मध्य चर या अंतक्रिया चर माना जाता है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा माता पिता। शिक्षण की प्रक्रिया में माता पिता का कोई प्रत्यक्ष रोल रहता नहीं है। अगला सवाल देखेंगे अपन, शिक्षण अधिगम का केंद्र है। शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर केंद्र बिंदु कौन होता है? शिक्षक, शिक्षार्थी, कक्षा कक्ष या खेल का मैदान। इस सवाल का आपको उत्तर देना है कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा कि शिक्षण अधिगम का केंद्र बिंदु क्या है। जिन बच्चों ने उत्तर दिया है शिक्षक, बिल्कुल वो गलत है। इसका उत्तर शिक्षक नहीं होगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका शिक्षार्थी, छात्र। देखो, शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा विषय वस्तु या पाठ्यक्रम बच्चों को सीधा सीधा समझाया जाता है। इसमें कहा गया है कि शिक्षण कार्य करवाने के दौरान बालक
की सक्रिय भूमिका रहती है, सक्रिय भागीदारी रहती है या रहनी चाहिए। और शिक्षक का जो दायित्व है वो सिर्फ मार्गदर्शक का होना चाहिए। शिक्षक जैसे तैसे करके अधिगम को इस तरह से बनाए, इतना सरल बनाए ताकि बालक आसानी से सक्रिय रहकर, एक्टिव रहकर अधिगम कर सके। इसलिए कहते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, जिसके अंदर बालक केंद्र के रूप में रहे, बालक सक्रिय रहे। कक्षा कक्ष ये भी होगा नहीं, और खेल का मैदान इसका अपने शिक्षण प्रक्रिया के अंदर होगा नहीं। तो इसका उत्तर है शिक्षण अधिगम का केंद्र बिंदु जो रहता है वो छात्र रहता है। अगला सवाल हम इसके अंदर देखेंगे, निम्न में से कौन सा शिक्षण व्यवहार नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा है आपको हस्तक्षेप रहित शिक्षण, और ऑप्शन 2 दे रखा है एक तंत्रात्मक शिक्षण, ऑप्शन 3 के अंदर है आपका निदानात्मक शिक्षण, और ऑप्शन 4 के अंदर है प्रजातांत्रिक शिक्षण। निम्न में से कौन सा शिक्षण व्यवहार नहीं है? इन ऑप्शन को आप देख सकते हो, इसका क्या उत्तर होना चाहिए। शिक्षण के एक तरह से प्रकार के रूप में आप इसको देख सकते हो कि निम्न में से कौन सा है जो शिक्षण का प्रकार या भेद नहीं है। देखो, हस्तक्षेप रहित शिक्षण, इसके अंदर कह सकते हैं कि छात्र है वो स्वयं अध्ययन करता है, शिक्षक का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसे देखो, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा अगर आप बीए कर रहे हो तो उसके अंदर हस्तक्षेप होता नहीं है। पाठ्य पुस्तकें आपके पास सीधी सीधी आ जाती है और उनको पढ़कर स्वयं ही है जो पास करने का प्रयास करते हो। लेकिन ये शिक्षण का एक व्यवहार या कह सकते भेद माना जा सकता है। एक तंत्रात्मक शिक्षण, एक तंत्रात्मक शिक्षण के अंदर एक जब शिक्षण कार्य करवाया जाता है तो शिक्षक स्वयं केंद्र में रहता है, बालक इतने सक्रिय नहीं रहते हैं या बालकों की इतनी भूमिका उस शिक्षण कार्य के अंदर होती नहीं है, और पूरा का पूरा दारोमदार है वो पूरा का पूरा शिक्षक ने संभाल रखा होता है। और इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था का हम खंडन करते हैं। इससे पहले वाले सवाल के अंदर ही हमने देखा था कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर बालक सक्रिय रहेगा, इसलिए आपका एक तंत्रात्मक शिक्षण व्यवस्था भी एक प्रकार है, लेकिन इस प्रकार के अंदर, इस व्यवहार के अंदर शिक्षक एक्टिव रहता है। ऑप्शन है प्रजातांत्रिक शिक्षण, बिल्कुल इसके अंदर बालकों के विचारों को भी जाना जाता है कि बालक के क्या विचार है और बालक इसमें क्या रहता है, सक्रिय रहता है। तो प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवस्था भी अपनानी चाहिए। तो ये तीनों ही कहीं ना कहीं शिक्षण व्यवहार हैं या शिक्षण के भेदों के अंदर ये आते हैं। निदानात्मक शिक्षण ऐसा कोई प्रकार होता नहीं है। निदानात्मक शिक्षण की जगह यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल में लिया जाता है, निदानात्मक परीक्षण। एक तरह का टेस्ट कह सकते हो कि बालक कहीं कठिनाई महसूस कर रहा है और उस कठिनाई को जानने के लिए किसी भी प्रकार का टेस्ट या परीक्षण लिया जाता है समस्या का पता लगाने के लिए। तो इस प्रकार के परीक्षण को अपन निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। तो ये निदानात्मक शिक्षण नहीं होता है, उपचारात्मक शिक्षण होता तो एक बार अपन उस ऑप्शन की तरफ जा सकते थे। अगला सवाल हमारे सामने है, एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा शिक्षक कौन होता है? एक अच्छा शिक्षक किसे कह सकते हैं हम? विद्यार्थियों की जिज्ञासा का पोषण करता हो, विद्यार्थियों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता हो। तीसरा ऑप्शन है हमारे सामने, विद्यार्थियों को सक्रिय रखता हो, एक्टिव रखता हो। चौथा ऑप्शन है, शिक्षण कार्य को प्रभावपूर्ण बनाने का कार्य करता हो। आप इसके ऊपर चिंतन कीजिए, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? आप इसके ऊपर चिंतन कर सकते हो कि एक अच्छे शिक्षक में कौन से गुण होने चाहिए, एक अच्छा शिक्षक हम किसे कह सकते हैं। बिल्कुल इस वाले सवाल के अंदर अपन देखेंगे कि विद्यार्थियों की जिज्ञासा का पोषण करता है। बिल्कुल
विद्यार्थियों की जिज्ञासा का पोषण करना चाहिए, और जो विद्यार्थियों की जिज्ञासा का पोषण करे वो अच्छा शिक्षक माना जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि विद्यार्थियों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करे। मतलब है कि विद्यार्थियों को संवाद करने के लिए, ये वाद विवाद वाली परिस्थितियां हो वहाँ पर वो उनको सम्मिलित करे और उनके वार्तालाप या संप्रेषण कौशल को बढ़ावा दे सकता है, जिससे बालक में तार्किक चिंतन विकसित होता है। इसलिए पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ये भी शिक्षक के गुण होते हैं। एक अच्छा शिक्षक जो होगा वो ऐसा कार्य करेगा। विद्यार्थियों को सक्रिय रखता है। बिल्कुल, शिक्षण कार्य के अंदर विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? सही। शिक्षण कार्य को प्रभावपूर्ण बनाने का कार्य करता है। बिल्कुल, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा सभी, उपयुक्त सभी। चारों के चारों ऑप्शन एक अच्छे शिक्षक के ऊपर लागू होते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि शिक्षक के लिए पाठ योजना बनाना आवश्यक है। क्यों है? पाठ योजना क्यों बनाई जानी चाहिए? इसके लिए सबसे पहला जो इसका ऑप्शन है, अनुदेशन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। अनुदेशन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, छात्रों में रुचि बनाए रखने के लिए उसको पाठ योजना बनानी चाहिए। छात्रों को व्यस्त रखने के लिए क्या शिक्षक को पाठ योजना बनानी चाहिए? स्वयं की योग्यता बताने के लिए कि भाई मैं इतना होशियार हूँ। देखो, पाठ योजना क्यों बनानी आवश्यक है? शिक्षक के लिए ये क्यों जरूरी है कि वो पाठ योजना बना के लाए? ऑप्शन डी से शुरू करते हैं। स्वयं की योग्यता बताने के लिए, शिक्षण कार्य के अंदर शिक्षक को स्वयं की योग्यता बताने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर ये है जो आपका गलत हो जाएगा। छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, क्या बालकों को विद्यालय इसीलिए बुलाते हैं कि उनको व्यस्त रखा जाए? बिल्कुल, ये भी नहीं होगा। छात्रों में रुचि बनाए रखने के लिए, कि पाठ योजना बनाओ जिससे बालकों की रुचि बनी रहेगी। बिल्कुल, ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जो पहला ऑप्शन है उसके अंदर ये ऑप्शन अपने आप शामिल हो जाता है। अनुदेशन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, सीधा सीधा यही है। अनुदेशन को अपना शिक्षण भी कह सकते हैं, कि शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ योजना बनाई जाती है, ताकि अपन शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। शिक्षण कार्य करवाने से पहले शिक्षक कुछ उद्देश्य डिसाइड करता है और वो तय करता है कि मेरे द्वारा जो शिक्षण कार्य करवाया जाएगा उसके तहत इन उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए। तो इसलिए उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वो तरह तरह के कार्य करता है और उनका लेखा जोखा वो इस पाठ योजना के अंतर्गत करता है, कि किस तरीके से मुझे विषय वस्तु को बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है, कौन कौन से शब्द मुझे बोलने हैं, पूर्व तैयारी सारी की सारी पाठ योजना के अंतर्गत होती है। अगला सवाल आपके सामने रहा ये है, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर आधारित नहीं है? हमने शिक्षण के अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार पढ़े थे और मोटे तौर पर अपने दो देखे थे, उद्देश्य के आधार पर शिक्षण और स्तर के आधार पर शिक्षण। जब हमने पहला सवाल डिस्कस किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि स्तर के आधार पर जो शिक्षण है उसके प्रकार है 3, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। और साथ ही में मैंने इसके बारे में भी बताया था। तो यहाँ पर है कहा गया है कि शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर निम्न ऑप्शन में से कौन सा प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर आप जब देखोगे पहला ऑप्शन दे रखा है संज्ञानात्मक शिक्षण। बिल्कुल, इसके अंतर्गत तथ्यों को या ज्ञान को बालकों के समक्ष सीधे सीधे प्रस्तुत किया जाता है। तो ये तो आपके शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के अंदर शामिल है। दूसरा है वर्णनात्मक शिक्षण। बिल्कुल, ये हमारे यहाँ पर क्या ये भी है? बिल्कुल ये नहीं है, क्योंकि जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि पहला जो प्रकार था उद्देश्य के आधार पर शिक्षण वो था संज्ञानात्मक शिक्षण। फिर दूसरा प्रकार हमने देखा था भावात्मक शिक्षण,
भावात्मक दबाव से बालकों को शिक्षण कार्य करवाना। और तीसरा जो था, हम यहाँ पर शब्द अलग है, आपने पढ़ा था क्रियात्मक शिक्षण। तो क्रियात्मक शिक्षण को मनोगत्यात्मक शिक्षण भी कहा जा सकता है। तो ये और ये तीनों उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं, जबकि वर्णनात्मक शिक्षण ऐसा कोई प्रकार नहीं है। अगला सवाल हम करेंगे, यहाँ सवाल है कि कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए। कक्षा के अंदर जब शिक्षक आपको पढ़ाता है और उस पढ़ाने के दौरान क्या होना चाहिए? क्या कक्षा कक्ष शिक्षण तीव्र होना चाहिए? क्या टीचर को जल्दी जल्दी पढ़ा लेना चाहिए? विषय वस्तु को तीव्र गति से पढ़ाए या सरल तरीके से पढ़ाए या एक तरफा पढ़ाए या संवाद मूलक पढ़ाए? इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? एक बार इस प्रश्न को देखिए आप कि कक्षा कक्ष जो शिक्षण है वो उसमें क्या होना चाहिए। उत्तर देने का आप प्रयास करेंगे और ज़्यादातर जितना मुझे लगता है सारे के सारे सरल की तरफ जा रहे होंगे कि कक्षा कक्ष शिक्षण जो है वो सरल होना चाहिए। आपका ये ऑप्शन यहाँ पर है जो गलत हो जाएगा, ये यहाँ पर सही नहीं है। क्योंकि शिक्षण की प्रक्रिया के अंदर हमने देखा था कि शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु शामिल होती है। और हमने ये भी देखा था कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण में, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण की प्रक्रिया में बालक केंद्र में होगा, बालक मुख्य धारा में होगा और शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। तो यहाँ पर है कि छात्र और शिक्षक के बीच में संवाद होना जरूरी है, अंतक्रिया होना जरूरी है। जब तक अंतक्रिया होगी नहीं तब तक बालक सक्रिय रहेगा नहीं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कक्षा कक्ष जो शिक्षण है वो संवाद मूलक, मतलब वार्तालाप युक्त होना चाहिए, या कह सकते हैं दो तरफा होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए, ऐसा अपन कह सकते हैं, जिसमें बालक सक्रिय रहता हो। प्रेरणादायक होना चाहिए, जिसमें बालकों को प्रेरणा मिले, वो एक्टिव रहे और सीखे। ये इसका ये जो पॉइंट है ये थोड़ा पीछे आता है, ये पहले आएगा। एक तरफा होना नहीं चाहिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अध्यापक ही सक्रिय रहे, बालक सक्रिय नहीं रहे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीव्र जल्दी जल्दी भी पढ़ाना नहीं है, जितना समय मांगता है विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए उतना समय देना पड़ेगा। अगला सवाल इसी के अंदर दे रखा है आपके कि एक अच्छी शिक्षण विधि है। साथियों, हमने देखा था कि शिक्षण विधियां वो टेक्निक होती हैं, वो तरीके होते हैं जिनके माध्यम से विषय वस्तु को सरल और प्रभावी ढंग से बच्चों को, छात्रों को पढ़ाया जा सके। उन तकनीकों को हम शिक्षण विधि कहते हैं। और शिक्षण विधि का चयन शिक्षक खुद स्वयं विवेक के अनुसार करता है, ये भी हमने क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पर जो पूछा है कि एक अच्छी शिक्षण विधि हम किसे कहेंगे, सबसे पहला ऑप्शन है जो विद्यार्थियों की समस्या का हल करे। बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन बाकी वाले ऑप्शन भी अपन देखेंगे। विषय वस्तु को स्पष्ट करे, बिल्कुल ये भी हो सकता है। जो प्रश्न हल करे हो सकता है। जिसमें छात्र निष्क्रिय रहे, ये तो होगा ही नहीं। इन तीनों में से देखते हैं तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, शिक्षण विधि का अपन चयन करते हैं विषय वस्तु के अनुसार कि विषय वस्तु कैसी है, और उस विषय वस्तु के अनुसार ही अपन शिक्षण विधि का चयन करते हैं कि इस शिक्षण विधि के द्वारा ये विषय वस्तु अच्छे और बढ़िया ढंग से पढ़ाई जा सकती है। इसलिए अपन इस सवाल का हल कर लेंगे कि विषय वस्तु को स्पष्ट करे। शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जिससे विषय वस्तु आसानी से बालकों को समझ में आ जाए। बिल्कुल ये बाद की बात है, सबसे पहले ये होगा। आज के लिए इतना ही, और प्रयास करेंगे अगले जब कभी भी वीडियो आएगा तो और अच्छे से प्रयास करेंगे कि आपको बढ़िया इसी ढंग से है जो ये इसके कंसेप्ट समझाए जाए। अभी फिलहाल इतना ही समय है और आप पढ़ते रहे।